नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज की अगर दिन की बात की जाए, क्या कुछ खास रहेगा, कौन सी अहम खबरें रहेंगी दिन भर में, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं जल्दी से हेडलाइंस पर। 24 की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। अंबाला और सोनीपत में रैली के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी भी यूपी की बाराबंकी के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में करेंगे वोट की अपील। अमित शाह यूपी के झांसी और बांदा में रैली के बाद अमेठी में करेंगे रोड शो। जेपी नड्डा की हिमाचल के कांगड़ा और सोलन में होगी रैली। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई और सचिन पायलट की ओडिशा में जनसभा। योगी, मायावती और तेजस्वी समेत बाकी दलों के स्टार प्रचारक भी मैदान में डटे। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स प्रोफाइल से हटाई अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। कथित मारपीट की घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ का आरोप। विभव ने भी मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहीं लू तो कहीं बारिश, मौसम के तेवर ने ढाया कहर। करीब 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा आगरा। दिल्ली में भी टूटे रिकॉर्ड। केरल में जारी भारी बारिश के बीच ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। अमेरिका निर्मित घाट से सहायता बंद होते ही उत्तरी गाजा में भीषण लड़ाई। इजरायली सेना ने गाजा से 3 बंदूक के शव किए बरामद। और थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की धूम। पुरुष युगल सेमीफाइनल में सात्विक शेट्टी और महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंची तनिषा पोनप्पा की जोड़ी। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान तेज गति से जारी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आज दोपहर हरियाणा के अंबाला में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में जनसभा करेंगे। अंबाला में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी बंटू कटारिया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बरोली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा ने मनोज तिवारी को टिकट दिया है। मनोज तिवारी इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यूपी में अमित शाह 2 रैलियां और 1 रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले वो झांसी में बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद बांदा में आर.के. सिंह पटेल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बांदा के बाद अमित शाह अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए रोड शो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। हिमाचल में वो 3 रैलियां करने वाले हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले फतेहपुर के रेहन में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर के बाद जेपी नड्डा चंबा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन में जेपी नड्डा चुनावी रैली करेंगे। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं। इस दौरान वो महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के धुले, पालघर, मुंबई उत्तर और मुंबई मध्य लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की बात रखेंगे, तो वहीं राहुल गांधी प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे।
राहुल गांधी आज यूपी के बाराबंकी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी बिहार में एनडीए के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जो आज बिहार के मधुबनी और वैशाली में जनसभा को संबोधित कर एनडीए गठबंधन के लिए जनता से वोट मांगेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। तो लगातार चुनाव प्रचार जारी है। वहीं हरियाणा की सोनीपत सीट पर भाजपा ने इस बार मोहनलाल परोली को अपने प्रत्याशी के तौर पर चुना है। पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे मोहनलाल वर्तमान में हरियाणा के राई विधानसभा सीट से विधायक हैं। भाजपा प्रत्याशी से बात की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। सोनीपत लोकसभा सीट पर मैं इस वक्त हूँ कोहला गांव में और मेरे साथ है मोहनलाल जी, जिनको टिकट मिला है बीजेपी से और वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। मोहनलाल जी, आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों हैं? जो लोगों का प्यार, जो लोगों का समर्थन, जिस प्रकार से 36 बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, सभी वर्गों ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा, ये बताइए, विधायक से अब आपका प्रमोशन होने जा रहा है एमपी के तौर पर, तो विधायक पे के रहते हुए जो आपने काम किए वो कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको? विधायक के तौर पर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि 90 विधानसभा पूरे हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा बजट राई विधानसभा में लगा है। आंकड़े इस प्रकार के हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेजें बनाना, पीएचसी, सीएचसी, सड़कें, प्रत्येक गांव में डबल सड़क का जोड़ना। आज राई विधानसभा में एक भी सड़क सिंगल नहीं है, सब डबल है। इस प्रकार से जो मैंने काम किए हैं और जो सरकार ने बजट दिया है, सरकार ने दिल खोलकर राई विधानसभा में बजट देने का काम किया है और शहरीकरण हुआ है बहुत बड़ा। एजुकेशन सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है और बहुत मिला जुला छोटे छोटे बाजार हैं। एक छोटी सी नगर पालिका कुंडली, वो भी मेरे विधायक काल में ही बनी है और बहुत सुंदर एक आदर्श विधानसभा जिसको मैं कहूँ, राई विधानसभा हरियाणा की 90 विधानसभाओं में सबसे अच्छी विधानसभा है, जिसका रूरल एरिया भी है, ग्रामीण एरिया भी है और जिस विधानसभा में 4 नेशनल हाईवे हैं। बहुत बड़ा काम राई विधानसभा में हुआ है। एक आखिरी सवाल, अगर आप एमपी चुन लिए जाते हैं तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, क्या चाहेंगे आप अपनी लोकसभा के लिए? अपनी लोकसभा सोनीपत शहर को स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, रैपिड रेल और अपना पोर्ट बस अड्डे का निर्माण और जींद की जो 3 विधानसभाएं हैं, तीनों विधानसभाओं में इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित करके, डेवलप करके युवाओं को नए रोजगार के अवसर देना और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो ये थे मोहनलाल बड़ौली, जिनका ये कहना है कि हर खेत और किसान को रोजगार और युवाओं को काम, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, कोला गांव, सोनीपत। तो हर एक प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करता हुआ नजर आता है और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संग्राम के सेनापति की। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली की सियासत और यहां की जीत हार के दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसे में दिल्ली के साथ लोकसभा सीटों की सियासत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्यादातर ये होता रहा है कि जिसने दिल्ली फतह किया उसी की सरकार देश में बनी। दिल्ली की सियासत इस मायने में भी दिलचस्प हो जाती है कि यहाँ के लोकसभा और विधानसभा के नतीजे 2 धुरियों जितने अलग रहे हैं। पिछली 2 बार से लोकसभा की सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए इस सियासी संग्राम के लिए कौन है सेनापति, आइए देखते हैं। दिल्ली का सियासी संग्राम जितना जटिल है उतना ही दिलचस्प भी। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा संग्राम 2024 के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं 2014 और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर विजय पताका फहराकर ये साबित कर दिया था कि पार्टी के पास दिल्ली में बड़ा जनाधार है।
भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीते प्रदर्शन को दोहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के विजय अभियान के लिए सेनापति की भूमिका में हैं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आइए एक नजर उनकी सियासी पारी पर। 1988 में राजनीतिक सफर की शुरुआत वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ता के रूप में की। वह मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष और अब कार्यकारी अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। संगठनात्मक मजबूत पकड़ वाले सचदेवा संगठन में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के प्रमुख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली की जनता तक पहुंचाकर भाजपा एक बार दिल्ली के किले पर अपना ध्वज फहराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाकर भाजपा के विजय रथ को और गति देने का काम कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। राम सिंह बिधूड़ी दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। रामवीर सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1970 में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर की। वह 1981 से 1985 तक हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे। 1993 में जब दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ तो बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2003 से 2008 के लिए दूसरी बार बदरपुर से चुने गए। 2013 में वह तीसरी बार बदरपुर से विधायक चुने गए। फरवरी 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में वह चौथी बार बदरपुर सीट से चुने गए। इस बार उन्हें दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लोकसभा समर के लिए अपने सेनापतियों की अगुवाई में कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ये नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई जो असल तस्वीर है वो नतीजे आने के बाद साफ हो पाएगी। वहीं लोकसभा के पिछले 2 चुनावों में दिल्ली का किला आप और कांग्रेस के लिए अभेद रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस बहुमत से दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई है वो उसे आत्मविश्वास देता है। इस बार उसने कांग्रेस के साथ भी अब हम कह सकते हैं कि हाथ मिलाया है ताकि बीजेपी की इस किलेबंदी को तोड़ा जा सके। दिल्ली की 4 सीट पर आप और 3 सीट पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। बीते आम चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का किला अभेद्य रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में न तो आप और न ही कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी जीतने में कामयाब हो पाई। ऐसे में इस बार के सियासी संग्राम के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि दोनों ही दलों के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी, आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जेल में होना और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर अरविंदर सिंह लवली सहित कई बड़े नेताओं के भाजपा में चले जाने से भी गठबंधन की चुनौती बढ़ गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आइए एक नजर आम आदमी पार्टी के लिए सेनापति की भूमिका निभाते अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर पर। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक बने। वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की उपलब्धि हासिल की। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। केजरीवाल ने 49 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में आपके सभी दिग्गज नेताओं के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उठी पार्टी की साख और वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं 2024 के संग्राम के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपने पास 4 सीटें रखी है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें दी है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में सेनापति की भूमिका में हैं देवेंद्र यादव। एक नजर उनके सियासी पारी पर। देवेंद्र यादव 2008 से 2013 और 2013 से 2015 तक दिल्ली के बादली निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य रहे।
वह वर्तमान में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। वे उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान और बीते शानदार प्रदर्शन के सामने आप और कांग्रेस गठबंधन के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस तरीके से हर एक दल लगातार नए नए वादे करता है और साथ ही साथ जीत का दावा भी कर रहा है। ऐसे में किसी के लिए भी जो राह है आसान नजर नहीं आती। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। 5 साल तक मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए। फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सियासी संग्राम नहीं बल्कि एक ऐसे संग्राम की जो इन दिनों आम आदमी पार्टी में चल रहा है। दरअसल राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और CM अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहायक विभव कुमार के बीच का तनाव अब बढ़ता जा रहा है। तनाव का प्रभाव अब स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध पर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की फोटो हटा दी है। साथ ही उन्होंने पार्टी पर तंज कसते हुए X पर लिखा कि आज एक गुंडे के दबाव में पार्टी ने हार मान ली है। स्वाति मालीवाल ने CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार द्वारा खुद के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने CM के घर की जांच और सीन रिक्रिएट किया। वहीं स्वाति मालीवाल की FIR और CM के घर में जांच के बाद अब विभव ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बिना इजाजत के CM के घर में घुसने और झूठे आरोप लगाने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की FIR और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जांच के बाद जैसा हमने आपको बताया कि आरोपी विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि बिना इजाज़त के सिर्फ CM आवास में जो स्वाति मालीवाल हैं वो घुसती हैं, बल्कि उसके बाद झूठे आरोप भी लगाए गए हैं और सुरक्षा के नियमों को उन्होंने तोड़ा है। बहरहाल दिल्ली पुलिस इस मामले में विभव कुमार की तलाश कर रही है। 2 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। गायक दलेर मेहंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि मैं PM मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वे पहले PM हैं जिन्होंने सिखों की सबसे ज़्यादा तारीफ की है और उन्होंने गुरु पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाया। वे हमेशा गुरुद्वारे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कभी भी सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही है। PM मोदी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने सर यही बताया था कि जब से मैंने होश संभाली है, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सिखों की बहुत 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 हर बात में तारीफ की है। गुरु नानक महाराज जी का जो गुरुपर्व आया, पूरे देश में बहुत मान सम्मान के साथ गुरुपर्व को मनाया गया मोदी जी की तरफ से। गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिवस आया, वो लाल किले में मनाया गया।
तो ये सब चीज़ें इतने बड़े काम किए हैं जो सिखों का बहुत सिर ऊपर हुआ, बहुत सिर ऊपर हुआ। और उन्होंने हर बार जब कोई गुरुपर्व आता है, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुद्वारे जाना, माथा टेकना, और कोई भी ऐसी बात नहीं की जो सिखों को ठेस पहुंचाए। महाराष्ट्र के पुणे में कर्नल वैभव अनिल काले सेवानिवृत्त का अंतिम संस्कार कल उनके आवास पर किया गया। संयुक्त राष्ट्र के बचाव और सुरक्षा विभाग में सुरक्षा समन्वय अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले ने 13 मई 2024 को गाजा के राफा क्षेत्र में एक अस्पताल जाते समय अपनी जान गंवा दी थी। और इन दिनों देश में मौसम की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं मौसम की। जी हां, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी की लहर चलने लगी है। मौसम विभाग ने 22 मई तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 14 साल में पहली बार जब 17 मई के दिन जो तापमान है वो 46.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 2011 के बाद से कभी भी इस दिन तापमान इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया। मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शुक्रवार को देश भर में सबसे अधिक तापमान आगरा में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान की बात करें तो शुक्रवार को यहां तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और आइए अब बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल्स की। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यंजनों की झलक भी देखने को मिल रही है। अलग अलग देशों से आए सिने कलाकार और सिने प्रेमियों ने भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया। इन लजीज व्यंजनों को फिल्म महोत्सव में खूब सराहना भी मिल रही है। इस बीच हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने लजीज भारतीय व्यंजन बनाने वाले शेफ वरुण के साथ खास बातचीत की। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन हुआ है और आयोजन हुआ है तो पार्टी भी बनती है। आप पार्टी जब बात करते हैं तो खान पान की बात बिल्कुल अनिवार्य होती है और यहाँ पर हमारे साथ शेफ हैं वरुण तोतलानी जो मैन इन एक्शन है यहाँ पर फिलहाल। हम आते हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न होगा मेन्यू में क्या है? आज के मेन्यू में हमारे पास है ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वो है मकई मटरी। फिर हमारे पास है एक लाल मांस पाव, प्रॉन और वर मसाला का एक टाट है, पूरन पोली और मटर का आमटी के साथ एक टाट भी है। ये सब पास अराउंड हो गया। मेन कोर्स में हमारे पास एस्पैरागस और स्क्वाश का मोइली है, मशरूम भुटवा है, एक ब्रेड हम बनाते हैं कश्मीरी ब्रेड है वो है कटलम, वो भी है। नॉन वेज में हमारे पास महाराष्ट्रन गोड़ा मसाला है फिश के साथ, और लैम का यखनी भी है। और डिज़र्ट में हम बनाएंगे मेलिन रबड़ी और रोजेल सॉर्बेट और एक ककाओ के बेस्ड डिज़र्ट भी है। खाना कितना महत्वपूर्ण एक जरिया है स्टोरी टेलिंग का, ये बताएं। तो स्टोरी टेलिंग समझाने में और जो हम करते हैं हर दिन रेस्टोरेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो नेचुरली आता है क्योंकि हम इतना रिसर्च और इतना पूरा सब करते हैं, जाके बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के लाते हैं। जैसे अभी सीबकथॉर्न हो गया लद्दाख से, अभी आज इस मेन्यू में आप देखोगे हमारे पास उत्तराखंड का भी डिश है, कश्मीर का भी डिश है, साउथ इंडिया से भी है। तो ये सब स्टोरी टेलिंग के बिना कोई समझेगा नहीं। ये समझना कि कौन सी ऐसी डिश आप भारत की पेश करेंगे जो सभी को भाएगी, कितना मुश्किल हो जाता है ये?
आई थिंक अभी सबको ही भाएगी, सारे डिशेस भाएंगे ऐसे तो है नहीं, बिकॉज अभी सबको इंडियन खाना पसंद आ रहा है, सबको उनके लिए यहाँ के भी लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो कल जिसने ऑलरेडी मेरा खाना खाया और आज जो खा रहे हैं, और जो शेफ्स भी हमारे साथ यहाँ के काम कर रहे हैं, उनको भी इनके लिए बहुत नई चीज़ें हैं। उनने बहुत ऐसे फ्लेवर्स और ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स कभी सुना है बट टेस्ट नहीं किया है। सबको सब कुछ पसंद आएगा और भारत पर्व का जो आयोजन हुआ है वो वहाँ पर हम बिल्कुल जानते हैं कि जो मेन्यू है, जो खाना है, वो एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है, लेकिन साथ में वो धूम भी मचा रहा है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर इजराइल ने कहा है कि सुरक्षा बलों को उत्तरी गाजा के जबालिया से 3 बंधकों के शव मिले हैं। इजराइल के रक्षा विभाग ने कहा कि इन लोगों की 7 अक्टूबर को ही हत्या कर दी गई थी और इन्हें गाजा ले जाया गया था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधकों के शव गाजा की एक सुरंग में मिले हैं। जिन 3 लोगों के शव मिले हैं उनमें से एक जर्मनी की शानी लूक भी हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।